हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग के चैप्टर 2 से क्लेस्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोवेव सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज एंड लो पावर माइक्रोवेव सोर्सेज। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज वैक्यूम ट्यूब्स को उपयोग में लेके बनाए जाते हैं और इन्हीं का एक एग्जांपल है क्लेस्ट्रॉन, जो आज यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो क्लेस्ट्रॉन एक स्पेशल टाइप के वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो कि एम्पलीफायर्स और ऑसिलेटर्स में इनके एप्लीकेशंस हम देखते हैं। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी कौन सी रहेगी? गीगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है। तो क्लेस्ट्रॉन को आप एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोनों के जैसे काम में लेते हो। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन दोनों ही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। क्लेस्ट्रॉन को मेजरली क्लासिफाई हम दो टाइप से कर सकते हैं, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो इस वाले वीडियो में हम टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं। जैसा अभी हमने बात की, क्लेस्ट्रॉन किस पे बेस है? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे। जो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर है वो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम काम में ली जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए। सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर में जो इलेक्ट्रॉन बीम हम काम में लेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा। इसमें ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता क्या है वो बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कैविटी क्लेस्ट्रॉन से, जो ये टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, जब इसमें से गुजरेंगे, इससे पास होंगे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जो ये चेंज आ रहा है उसी को आप वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हो। इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपगेशन के टाइम पे उनकी बंचिंग होगी और ये जो बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे इनकी कंबाइंड एनर्जी आउटपुट पे ट्रांसफर होती है, जिससे लास्ट में आपको एक एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होता है। क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर आधारित है। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बीम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, यहाँ हमने समझा कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में जो वेरिएशन आएगा उसे आप वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से प्रोपगेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग होगी और ये बंच्ड इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइंड एनर्जी, इनकी टोटल एनर्जी आउटपुट को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे आपको एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होता है। कंस्ट्रक्शन, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ कैविटीज, फर्स्ट कैविटी ये है, सेकंड कैविटी ये वाली है। फर्स्ट कैविटी ये वाली हो गई आपकी और ये सेकंड कैविटी है। फर्स्ट कैविटी का नाम है बंचर कैविटी, सेकंड कैविटी का नाम है कैचर कैविटी। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसका नाम है ड्रिफ्ट स्पेस। दोनों कैविटीज के बीच का जो स्पेस है वो ड्रिफ्ट स्पेस है। यहाँ पे आपने एक कैथोड यूज किया हुआ है, ये कैथोड यूज किया हुआ है और दूसरे सिरे पे होता है एनोड। जो एनोड इसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो जैसा हम देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू कैविटीज नेमली बंचर एंड कैचर कैविटी। दो कैविटीज हो गई बंचर और कैचर कैविटीज। जो आरएफ सिग्नल हमें एम्पलीफाई करना है वो बंचर कैविटी पर अप्लाई करते हो। ये रहा आरएफ इनपुट। जिस आरएफ सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है वो बंचर कैविटी पर अप्लाई करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम इसमें हमें मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या है? कैथोड है, हीटिंग एलिमेंट और एनोड। ये कैथोड है, एक हीटिंग एलिमेंट है और ये एनोड।
इन सब से मिलकर ये असेंबली आपकी इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कैथोड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग हीटिंग एलिमेंट, और जो एनोड पर एक हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल होता है उसको काम में लेकर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस की जाती है। एनोड चूंकि पॉजिटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स की असेंबली हमने यहाँ पे देख ली। इलेक्ट्रॉन बीम जो हो रही है वो कैथोड के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, और एनोड पॉजिटिव वोल्टेज पे होने के कारण उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे एक्सेलरेशन होगा। जो दो कैविटीज के बीच का स्पेस है उसे हम ड्रिफ्ट स्पेस बोल रहे हैं। इस ड्रिफ्ट स्पेस में ही आप बंचिंग प्रोसेस देखोगे। और यहाँ पे ये जो कैविटी के अंदर गैप है, ये कैविटी के अंदर का गैप, ये बंचर कैविटी के अंदर का स्पेस गैप, ऐसे ही कैचर कैविटी के बीच का गैप, इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वर्किंग। शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाते हैं और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसकी वजह से एक डिजायर्ड एक्सेलरेशन बीम को प्राप्त हो जाता है इस स्ट्रक्चर में। यदि आपने कोई आरएफ इनपुट इस पर अप्लाई नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी ये रहती है कि वो कैचर कैविटी पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहुंचते हैं और कलेक्टर पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब आपने कोई इनपुट नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे अप टू कैचर कैविटी, और वहां पहुंचने के बाद कलेक्टर पे उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट केस रहेगा कि जब हमने कोई एक्सटर्नल आरएफ सिग्नल उस पर अप्लाई किया है। आरएफ सिग्नल हम कहाँ अप्लाई करेंगे, किस जगह पे, बंचर कैविटी के इनपुट पे। जब बंचर कैविटी के इनपुट पे कोई एक्सटर्नल आरएफ सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो इसकी वजह से एक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड उस ट्यूब के अंदर जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग होती है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग फील्ड के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन देगी मूविंग इलेक्ट्रॉन को। डिपेंड करेगा कि उस वक्त हमारे सिग्नल की पोलैरिटी क्या है। यदि नेगेटिव हाफ साइकिल आरएफ सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल को इनपुट पर प्रोवाइड किया जाता है तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बंचर कैविटी की एंटरिंग प्लेट पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही है, उसकी प्रेजेंस से एक रिपल्सिव फोर्स फील होता है। और रिपल्सिव फोर्स फील होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल बात कर रहे हैं जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो बंचर कैविटी पे भी नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो मूविंग वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो रिड्यूस हो जाती है। इसका ऑपोजिट केस मिलता है जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आरएफ सिग्नल है। उस वक्त आपके बंचर कैविटी की जो फर्स्ट प्लेट है उस पर पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल होने से इलेक्ट्रॉन्स उनसे अट्रैक्ट होंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपको ये 2 पॉइंट्स 3 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जब कोई इनपुट हमने अप्लाई नहीं किया है तो वो विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉड्यूलेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर एक्सटर्नल सिग्नल हमने अप्लाई कर दिया है तो उसके नेगेटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी रिड्यूस होती है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइनली स्टडी करें, इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंसिडर किया जाए तो ये रिजल्ट निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एमिट किए जाते हैं तो गन के द्वारा, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन हम काम में ले रहे हैं उनमें डेसेलरेशन होता है, उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाद में एमिट किए जाते हैं उनमें एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट स्पेस में
इन अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह का एक बंच बनना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ बनेगा? ड्रिफ्ट स्पेस में। ड्रिफ्ट स्पेस क्या था? बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच का स्पेस। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, इसमें चेंज कैसे आएगा? ड्यू टू आरएफ इनपुट, क्योंकि उसी की पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो इसे आप बोलते हो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू आरएफ इनपुट, वो कहलाता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग हो जाती है तो ये कैचर कैविटी पे पहुंचते हैं, और कैचर कैविटी पे पहुंचने के बाद कैचर कैविटी इनकी सारी बीम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। दो कैविटीज हमने यूज की है। बंचर कैविटी का काम हमें समझ में आ गया। सेकंड कैविटी रहेगी कैचर कैविटी। बंचिंग प्रोसेस के बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स कैचर कैविटी पर पहुंचते हैं तो उसकी वॉल्स को वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, तो एनर्जी फीड कर देते हैं वहाँ पे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कैचर कैविटी के गैप में, कैचर कैविटी में मैं गैप आपको पहले डायग्राम में शो किया था, तो जो कैचर कैविटी के गैप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी गुजर रही है, वो टाइम के साथ साइक्लिकली वेरी करती रहती है। साइक्लिकली मतलब जैसा साइन साइन वेव आप बनाते हो वही, कभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कभी बहुत कम जा रहे हैं। तो जब ये वाला कंडीशन की ये जो पीक पॉइंट है, इस जगह की अगर हम बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कैचर कैविटी गैप से जब जाती है तो टाइम के साथ इस साइकिल के जैसे चेंज होती है। तो और ये साइकिल आप देख ही रहे हो कि आपको इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम में एक एसी करंट ही है, और इसे ही आप करंट मॉड्यूलेशन कहोगे। तो जो ड्रिफ्ट स्पेस है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को करंट मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में जब ये एनर्जी आप कैचर कैविटी को ट्रांसफर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं, बट इनकी एनर्जी अब क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ये अपनी एनर्जी कैचर कैविटी की वॉल्स को ऑलरेडी फीड कर चुके हैं। तो इस प्रकार इसकी पूरी वर्किंग होती है। नेक्स्ट है एप्पल गेट डायग्राम। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग हो रही है, बंचिंग जो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इस डायग्राम के द्वारा डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बंचिंग प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बंचिंग प्रोसेस है, ये डिस्टेंस हो गया, ये बंचिंग ग्रिड हो गई। ये बीच वाला यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे ये वो वाला केस हो गया कि जब आपने कोई एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल आपने नहीं प्रोवाइड किया है और आपके इलेक्ट्रॉन्स सेम वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैचर कैविटी पे पहुंच रहे हैं। सेकंड केस जब हमने बात की थी कि नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है आरएफ सिग्नल का, उस वक्त आपके इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा था? डेसिलरेशन, वो कंपैरेटिवली स्लो मूव करेंगे। थर्ड केस था जब आरएफ सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आप अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्ट मूव करते हैं। तो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि कौन कैसे कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन अप्लाइड आरएफ फील्ड। ठीक है। इस एप्पल गेट डायग्राम की सहायता से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन हमें करना है। मैथमेटिकल एनालिसिस भी होता है क्लेस्ट्रॉन का, वहाँ पे ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन की बात करूँगी तो ये कितना होगा? पाई अपॉन 2 ओमेगा। टोटल टाइम पीरियड कितना होता है? कैपिटल टी। और टी और ओमेगा में रिलेशन होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग आप उसको रिप्लेस करेंगे तो फाइनली आपको ये इनके बीच का ड्यूरेशन मिल जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा। नेक्स्ट है क्लेस्ट्रॉन के एप्लीकेशंस। क्लेस्ट्रॉन को सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड स्टेशंस में काम में लिया जाता है। यूएचएफ टीवी ट्रांसमीटर्स, रडार सिस्टम्स, ट्रोपोस्फेयर स्कैटर ट्रांसमीटर्स, पावर ऑसिलेटर्स, क्लेस्ट्रॉन भी ऑसिलेटर की जैसे भी काम में लिया जाता है। तो इन सभी जगह पे आप क्लेस्ट्रॉन को
काम में ले सकते हो। तो आज के सेशन में हमने क्लेस्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, क्लेस्ट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल देखा, देन उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्पल गेट डायग्राम और एप्लीकेशंस। थैंक यू।